अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडवोकेट नजम और आज हम बात करने वाले हैं एक नई आने वाली 27वीं तरमीम के बारे में। कुछ दिनों से ये ख़बरें आ रही हैं कि एक नई 27वीं तरमीम आ रही है। अब ये क्लियर तो नहीं हुआ कि उस तरमीम के अंदर स्पेसिफ़िकली क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, लेकिन जिन टॉपिक्स के ऊपर ये बात की जा रही है कि 27वीं तरमीम लेकर आई जा रही है, तो उनको डिस्क्लोज़ कर दिया गया है। हम देखेंगे कि किस तरीके से ये 27वीं तरमीम चेंजेस लाने वाली है। आईनी अदालतों का क़याम के बारे में भी 27वीं तरमीम के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जो कि 26वीं तरमीम के अंदर भी डिस्कस किया गया था, जहाँ पर भी कोशिश की गई थी कि एक अलहदा से नई आईनी अदालतें बने और जो भी आईनी अदालतों का मैटर हो वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर जाए जो आइन से रिलेटेड हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अलहदा से काम करेगी और ये आईनी अदालतें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलहदा से काम करेंगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। इसकी बजाय एक नया जो है वो लॉ पिछली दफ़ा लेकर आया गया कि जी सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए गए। अब पता नहीं वो बेंचेस सही तरीके से काम नहीं कर रहे या उनमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स लाजमी हो गई हैं। इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर कोई आइनी केस ऐसा आ जाता है जिसके अंदर फैक्चुअल इश्यूज़ भी हैं और साथ साथ आइनी केसेस भी हैं, तो उनको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। और जब फुल कोर्ट की बात की जा रही है आइनी बेंच के सामने, तो भी ये मैटर डिस्कस किया गया है कि आखिर जो है वो कौन ये डिसाइड करेगा कि फुल बेंच बनेगा या नहीं बनेगा और कौन ये बनाएगा। तो इस हवाले से नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम के बारे में भी इस 27वीं तरमीम के अंदर बात की जा रही है। इसी तरीके से एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली के ऊपर भी बात की जा रही है। ये एक पुराना निज़ाम है जो 2001 के बाद ख़त्म कर दिया गया था। इससे पहले होता ये था कि जो एसीज़ और डीसीज़ हैं वो भी अदालतें लगाया करते थे, बहुत सारे इख्तियारात उनके पास मौजूद होते थे और वो एसीज़ और डीसीज़ उनका फ़ैसला करते थे। और अब दोबारा से उनको एक एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट बनाया जा रहा है ताकि जो बर्डन है कोर्ट्स का, सिविल कोर्ट्स का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, वो उनके साथ शेयर हो सके और मामलात को आसानी से निपटाया जा सके। लेकिन मेरा ख़्याल है कि एक बड़ा गलत फ़ैसला है। इससे पहले हमें अपना पूरा ब्यूरोक्रेसी का जो निज़ाम है वो बेहतर करना होगा, क्योंकि अभी भी आप देखें तो कोई भी एसी-डीसी आपको सुबह 8 बजे नहीं मिलेगा। वो अपनी अदालतें अपने हिसाब से लगाते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे एसी साहब आते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। तो अगर अदालतें भी उनके पास चली जाएंगी तो उनका यही तरीक़ाकार होगा कि वो सुकून से 11 बजे अदालत लगाया करेंगे। जबकि आप कोर्ट्स के अंदर देखें तो 8 बजे जजेस मौजूद होते हैं, काम होना शुरू हो जाता है। उनकी स्पीड जो भी है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट उनको होती है वो पूरी करते हैं, लेकिन कम अज़ कम वो अपना काम तो कर रहे हैं। इसी तरीके से जजों के तबादले के निज़ाम की बात की जा रही है कि किस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस को एक अदालत से दूसरी अदालत के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस सिस्टम के अंदर भी शायद कोई अपडेट आने वाली है, यानी कि किस तरीके से एक हाई कोर्ट से जज को उठाकर दूसरी हाई कोर्ट के अंदर भेज दिया जाता है। यानी कि आप पेशावर हाई कोर्ट के किसी भी जज को उठाकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लेकर आया जाए या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लेकर जाया जाए, तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस 27वीं तरमीम के अंदर एक और अहम पॉइंट आर्टिकल 243 के बारे में बात की जा रही है, जिसके अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस के हेड की बात की जा रही है। कि इससे पहले होता यह था कि जो सदर था वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मशवरे करने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट करता था, जिसके अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है। इसी तरीके से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ एंड एयर स्टाफ होता है। इससे पहले होता ये था कि जो सदर साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर इनकी अपॉइंटमेंट करते थे, लेकिन अब शायद ये होने जा रहा है, शायद मेरे ख्याल में, कि जब चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी अपॉइंट हो जाएगा तो उसके बाद उसके मशवरे के साथ सारे हेड्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो ये भी एक चेंजिंग आ रही है। इसी तरीके से जो एक और चेंजिंग आ रही है वो एनएफसी अवार्ड के हवाले से बात की जा रही है। एनएफसी अवार्ड एक ऐसा है, नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है जो कि फ़ैसला करता है कि जितनी भी आमदन हुकूमत की बन रही है उसके अंदर फेडरल का कितना हिस्सा है और सूबों का हिस्सा है कितना हिस्सा है। उसमें बात की जा रही है कि शायद सूबों के हिस्से को कम किया जा रहा है। अब कितना कम किया जा रहा है ये तो अमेंडमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। इसी तरीके से जो पावर्स हैं तालीम की और पॉपुलेशन प्लानिंग के हवाले से, वो दोनों पावर्स जो हैं वो पहले सूबे के पास मौजूद थी, वो भी वापस लेने की बात की जा रही है। ये 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि तालीम जो है और ये पॉपुलेशन के बारे में जो भी इक़दाम करने हैं ये सारा सूबों के पास चला गया था, तो इसको भी रिवर्स करने की बात की जा रही है कि तालीम अब
فیڈرل حکومت کی ذمہ داری ہوگی اور فیڈرل حکومت اس کے حوالے سے تمام اپروچز لے گی، جو بھی وہ کرنا چاہے گی وہ کرے گی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ہر حکومت اپنا کام کر رہی تھی، جس طریقے سے پنجاب کے اندر پیف کام کر رہی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب تعلیم وہاں پر جائے گی تو اس سے کیا تعلیم کی صورتحال بہتر ہوگی یا اس سے مزید معاملات بگڑ جائیں گے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس 27ویں ترمیم کے اندر جو الیکشن کمیشن کے عہدیداران ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی چینجنگ لائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ تمام تر جو ہے وہ کام حکومت اور اپوزیشن کی ملی جو ہے وہ ایڈوائس کے ساتھ ہوتا تھا، ان کے اپنے اپنے لوگ جو ہوتے تھے ان دونوں کی طرف سے مشاورت ہوتی تھی، لیکن اب شاید کوئی نیا سسٹم متعارف کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو مزید شفاف بنایا جا سکے، تاکہ اداروں کا اور جو عوام ہے اس کا اس کے اوپر مزید اعتماد آ سکے۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں 27ویں ترمیم کے اندر کیا کیا نئی چینجز آ رہی ہیں۔ فی الحال ابھی تک یہی خبر ہے کہ یہ ڈرافٹ تیار نہیں ہوا، لیکن ان ٹاپکس کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔